स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम लोग जो है प्रमेय 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि बच्चों देखते हैं कि जो प्रमेय 1.3 है उसका स्टेटमेंट हम लोग को क्या दिया गया है। तो इसमें है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। p एक तरह का अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या बच्चों हम किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका क्या हो, केवल दो गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं संख्या, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि अभाज्य संख्या है और p जो है a को विभाजित करती है, ठीक है, सॉरी a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो आपको ये प्रूव करना है कि p a को भी विभाजित करेगी और a जो है वो क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब क्या है कि p जो है a स्क्वायर को, ठीक है, a स्क्वायर को p जो है वो क्या करती है, विभाजित करती है। और आपको प्रूव क्या करना है कि ये तो विभाजित कर रही है, तो आपको प्रूव करना है a को भी p विभाजित करेगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। ये टर्म आपको दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है, क्या है, दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है आपको कि p a को b विभाजित करेगी, ये बात आपको प्रूव करना है। तो देखिए a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग का a दिया गया है बच्चों की, ये कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं कि गुणनखंड लिखते हैं। तो आपको सबसे पहली बात कि जब a पता नहीं है कि वो क्या है तो उसका गुणनखंड भी और इसलिए से आपको पता नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे x1 x इंटू x2 इंटू x3, जो आपको मन है वो xn तक आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे m1 m2 m3 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो चलिए, जब हम लोग का क्या हुआ कि a का जो है गुणनखंड x1 इंटू x2 इंटू x3 है, तो हम क्या करते हैं a का स्क्वायर कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। और क्या कि x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, xn तक, ठीक है। ये दो बार हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर लिया। तो देखिए, अब हम बच्चों क्या देखते हैं कि आपको अगर ध्यान में होगा तो अंकगणित के एक आधारभूत प्रमेय भी है बच्चों, उसके अंदर एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरे संख्या को विभाजित करती है तो उस दूसरे संख्या के गुणनखंड में वह संख्या रहती है, ठीक है, वह संख्या अवश्य रहेगी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर कोई संख्या, जैसे अगर हम ये बात करते हैं कि a अगर इस संख्या का a का जो है ये संख्या अगर गुणनखंड है तो क्या होगा कि इस संख्या में कहीं ना कहीं जो है a छिपा होगा, ये बात कह रहा है। मतलब क्या है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अगर 42 की बात करते हैं और 42 को आप 7 से विभाजित करिए तो 7 छक्के क्या हो गया, 42 हो गया। अब देखिए, आप अगर 42 का जब आप क्या करिएगा, फैक्टर लिखिएगा, तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, 7 गुना 6। तो देखिए, इस 42 के अंदर हम लोग का 7 है ना, इसके गुणनखंड के अंदर। तो यही बात हम लोगों को, अब इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, काम करने वाले हैं। तो यहां तक में तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखिए, अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों कि हम लोगों का एक आधार ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या दिया गया है कि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है। इस a स्क्वायर को कौन विभाजित करती है, p विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड में कहीं ना कहीं p अवश्य होगा, इसके गुणनखंड में p कहीं ना कहीं तो p अवश्य होगा।
तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि इस ए स्क्वायर के गुणनखंड में पी का होना अनिवार्य है। तो हम लिखेंगे देखिए कि ये क्या हो गया, P जो है ए स्क्वायर के गुणनखंड में क्या होगा, अवश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का होना चाहिए ये हो गया। ठीक है, अभी अब हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग इस टर्म को, इसका मतलब हो गया क्या, इस ए के अंदर भी इसका जो यहाँ पे कहीं ना कहीं P हम लोगों को अवश्य मिलेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसा बच्चों कह सकते हैं क्या, ए बराबर x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn तक। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी कहीं ना कहीं P होगा। और जब ये क्या होगा कि यही बात तो हमको दिया है कि A P को विभाजित करेगी, तो निश्चित रूप से अगर इसके गुणनखंड में P है तो वो A को विभाजित करेगी। अतः हम क्या कहेंगे, अतः P A को भी विभाजित करेगी। यही तो स्टेटमेंट था हम लोग का बच्चों। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रमेय 1.4 को सिद्ध करते हैं। तो आपका जो प्रमेय 1.4 दिया गया है बच्चों, उसके अंदर क्वेश्चन है कि आपको जो है सिद्ध करना है कि हम लोग का जो है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है बच्चों कि आपको यहाँ पे जो प्रूव करने दिया गया है, आपको उसको क्या करना है, उसका उल्टा मान लेना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को अपरिमेय प्रूव करने दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जब हम इसको मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है हम लोग का कि √2 जो है वो क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। आपको अच्छे से पता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। और हम लोग यहाँ पे एक बात लिखेंगे बच्चों, क्या कि जहां PQ एक सह अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जहां P और Q एक सअभाज्य संख्या है। तो हम लोग सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल एक अभाज्य गुणनखंड हो उसको सअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं 5/3। अब देखिए इस दोनों में दोनों का केवल एक गुणनखंड क्या है, एक है, जो कि क्या होगा कि इसको भी विभाजित करेगा और इसको भी विभाजित करेगा। एक के अलावा कोई और संख्या नहीं है कि दोनों में विभाजित कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल एक क्या हो, अभाज्य गुणनखंड हो। तो अभी अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो है दोनों साइड, इस और इस दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों साइड वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, √2 का भी वर्ग करेंगे और P/Q का भी वर्ग करेंगे। तो इसका √2 का जब वर्ग करिएगा तो क्या होगा कि √2 का जब हम लोग करते हैं √2 गुना √2, ठीक है, √2 गुना √2 क्या होता है बच्चों हम लोग का √4 होता है, और √4 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 2 होता है। इसका मतलब इस √2 का क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा। अब इधर क्या करना है आपको, इस पे भी स्क्वायर और यहाँ पे नीचे में इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का हो गया यहाँ तक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है, और हम क्या करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या 3 या गुणन कर देते हैं। तो देखिए P को 1 से जब आप स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे P स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके साथ स्क्वायर करिएगा तो ये होगा 2 यहाँ पे Q स्क्वायर। ठीक है,
पी स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हो गया 2q² हो गया। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं हम लोग कि p बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या करिए कि इस 2 को इस साइड भेज सकते हैं हम लोग, तो 2 जब मेरा यहाँ पे आ जाएगा p² बराबर ये क्या हो जाएगा q² हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हो गया कि ये जो 2 है ये 2 क्या करता है p² को विभाजित करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जब ये 2p² को विभाजित करता है तो हम लोग एक बात देखे थे अभी जस्ट प्रमेय 1.3 में कि अगर कोई संख्या, जैसे हम लोग का वहां पे था कि p² को अगर कोई संख्या विभाजित कर रहा था, जैसे a एक संख्या था जो p² को विभाजित कर रहा था तो वो p को विभाजित करता था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 2p² को विभाजित करता है तो ये 2p को भी विभाजित करेगा। कैसे? तो हम लोग का प्रमेय 1.3 से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इसमें क्या प्रमेय 1.3 से p² 2 से विभाजित होती है तथा p भी 2 से विभाजित होती है। चलिए यहां तक हम लोग क्या कर लिए कि नोट कर लिए। अब उसके बाद आगे आपको क्या करना है बच्चों, जब हम लोग यहां तक कर लेंगे तब अब लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 2 को जो है इसको हम लोग इस p को हम क्या करते हैं, p को मान लेते हैं हम 2m। तो p बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, हम इसको मान लेते हैं 2m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अब आपको क्या करना है कि जहां पे हम लोग समीकरण 1 माने हैं उसमें क्या करते हैं कि इस p का वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया गया हम लोग का कि p² बटे 2 बराबर q²। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे इस p² की जगह पे क्या रख लेना है 2m का स्क्वायर। ठीक है, बटे 2 बराबर q²। अब क्या करिएगा, इस 2m को क्या लिख सकते हैं आप, 2 दूनी 4 और m²/2 बराबर q²। अब देखिए इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2m² बराबर q²। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं हम लोग m² बराबर q²/2। देखिए तो ये हो गया बच्चों हम लोग का समीकरण, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो हम लोग का यहाँ पे समीकरण 1 था, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए जब आप समीकरण 1 और 2 में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बात ये चीज ये प्रमेय जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि q² को जब 2 डिवाइड करता है तो इस q को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम लोगों का अब देखिए जब हम प्रमेय 1 और प्रमेय 2 में चलते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोगों का जो है इस p² को क्या कर रहा था कि ये 2 विभाजित कर रहा था और इस q² को भी 2 विभाजित कर रहा था। लेकिन हम लोग क्या बोले थे बच्चों कि अगर कहीं क्या हो कि जहां पे हम लोग का क्या दिया गया था कि जहां p और q हम लोग का क्या था, एक स्व अभाज्य संख्या था। और स्व अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि दोनों में केवल एक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो एक के अलावे भी एक गुणनखंड आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्टेटमेंट हम माने थे √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है गलत सिद्ध हो गया। मतलब कि √2 क्या है हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं बच्चों, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए हम लोग कैसे कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। सबसे पहले क्या किए कि जो आपको दिया रहेगा उसका अपोजिट मान लीजिए, फिर उसके बाद आप बाय प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ठीक है। जब हम लास्ट में दोनों समीकरण से तुलना करते हैं बच्चों, तो हम पाते हैं क्या कि दोनों में क्या था कि हम लोग के एक के अतिरिक्त भी जो है हम लोग का एक गुणनखंड आ रहा था जो कि 2 था, लेकिन सहभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि उसका केवल एक गुणनखंड होना चाहिए। तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए हम लोग का जो है √2 एक परिमेय संख्या न होके क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है प्रमेय 1.3 और प्रमेय 1.4 दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और जो ये वाला जो है आपका 1.4 जो प्रमेय है बच्चों, इसी के थ्रू आप जैसे 1.3 अगर दिया रहेगा, सॉरी जैसे हम लोग को √3 का दिया रहेगा, √4 का दिया रहेगा, √5, √6 कोई भी नंबर दिया रहेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि जैसे यहाँ पे हम लोग अभी 2m माने, यहाँ पे अगर 3 प्रूव करना रहता है तो हम यहाँ 3m मानते हैं, 4 रहता है तो 4m मानते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। अगर कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप पूछिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।